इंतज़ार की इंतहा ख़त्म तो होगी ना। प्यार की ये दास्तां पूरी तो होगी ना। तू है मेरी इस दुनिया से जुदा, पर मान चुका हूँ मैं बस तुझे अपना खुदा। मेरी इस इबादत में तू मंजूर तो होगा ना। मेरी किस्मत की लकीरों में तू शामिल तो होगा ना। आज भले ही तू मेरे पास नहीं, आज भले ही तू मेरे पास नहीं, पर कल मेरी बाहों में तू समाया तो होगा ना। इंतज़ार की इंतहा ये ख़त्म तो होगी ना। प्यार की ये दास्तां पूरी तो होगी ना। तेरी मेरी ये खूबसूरत दास्तां पूरी तो होगी ना। 1 ईयर गुजर चुका था। वांगजी, जो अभी भी डीमन गॉड के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था और लगातार डीमन गॉड का इंतज़ार करता रहता था। यो कहा जाए तो वांगजी डीमन गॉड का नहीं, बल्कि अपने ओमेगा का, जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था, उसका इंतज़ार करता रहता था। हाथों में वो रेड रिबन लेकर वो हमेशा उस क्यूट से ओमेगा को याद करता रहता था। वहीं दूसरी तरफ पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड फिलहाल सुकून में था, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। नेगेटिव एनर्जी के ख़त्म होने के बाद और यिन आयरन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर तरफ बस शांति थी, सुकून था। सब ने इन 1 साल में अपना सेक्ट बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया था और अब सब मिलजुल के रहते थे। और वेन सेक्ट, जिसे वेन रोहान के लालच ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, अब उस सेक्ट पर वेंचिंग का ब्रदर वेनिंग रूल करता था। वो वेन सेक्ट का न्यू सेक्ट लीडर था। वेनिंग, जो एक शांत पर्सन था, साथ ही एक अल्फा था, उसने पूरे वेन सेक्ट को रिबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही वो अपने अंकल की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था। वो अपने लोगों को एक हैप्पी लाइफ देना चाहता था, जिसमें बाकी सारे सेक्ट भी उसकी हेल्प कर रहे थे। एक वक्त में जो कल्टीवेशन वर्ल्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, उसे डीमन गॉड ने फिर से रहने लायक बना दिया था और अब सब ने मिलकर उस कल्टीवेशन वर्ल्ड को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। सबकी लाइफ हैप्पीली बीत रही थी, सिवाय वांगजी के। वांगजी, जिसे आज भी उस ओमेगा का, डीमन गॉड का या विंग का इंतज़ार था। पर ये इंतज़ार आज 1 साल पूरे होने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था। लान चिंगेजुन, लान ई, लैन कुरैन, लैन सिचैन, नी हुसैन, सबको वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड फील होता था। पर वांगजी, जो सब कुछ ठीक से करता था, पर विंग की यादों से बाहर नहीं निकल रहा था। इसीलिए कोई वांगजी को कुछ कह भी नहीं सकता था, और जब वांगजी को कोई कहने की कोशिश करता तो वांगजी उस बात को अक्सर टाल कर वहाँ से चला जाता। इसीलिए वांगजी को अब किसी ने भी कुछ भी बोलना ही बंद कर दिया था। लान चिंगेजुन और लानी ने, साथ ही लैन क्लैन के बाकी भी एल्डर्स ने ये डिसाइड किया था कि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब डीमन गॉड ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को वेन रोहान से बचाया था। उस दिन लैन क्लैन में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने का डिसाइड होता है, क्योंकि उसी दिन वेन रोहान की क्रूएलिटी से डीमन गॉड ने इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को फ्री किया था। तो ये सेलिब्रेशन डीमन गॉड के लिए एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बात वांगजी के भी कानों में गई थी और वांगजी इस बात पे तुरंत ही अग्री हो चुका था। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में इनविटेशन भेजे जा रहे थे और सबको बहुत जल्द गूसू में इनवाइट किया गया था। वांगजी, जो खुद पर्सनली एक इनविटेशन कार्ड लेकर सीधा यीलिंग माउंटेन पर गया था, डीमन गॉड के उसी टेम्पल में, और उसने उस
इनविटेशन को डीमन गॉड के उसी बड़े से स्टोन के सामने रखा था और वांग जी सच में चाहता था कि डीमन गॉड इस सेलिब्रेशन में आए, पर वांग जी ये नहीं जानता था कि वो आएंगे या नहीं, पर फिर भी वांग जी उनका इंतज़ार करेगा। वांग जी जो हमेशा की तरह उस टेम्पल में कुछ वक्त बिताता है और फिर से वो वापस आ चुका था। गुसू जिसमें सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, साथ ही गेस्ट का आना भी स्टार्ट हो चुका था। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ऑब्वियसली वो सब मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और फिर से अपनी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे ही वो वक्त गुजर जाता है और फाइनली आज सेलिब्रेशन का दिन था। गुसू सुबह से ही बहुत ज़्यादा जगमगा रहा था, साथ ही वह बहुत ज़्यादा चहल पहल भी थी। हर तरफ हंसी की, खुशी की आवाज़ें गूंज रही थी। पूरा माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो चुका था। वक्त गुजरता है और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। गुसू में हर तरह के फूड को प्रिपेयर करा गया था। गुसू में इस बार वाइन भी अलाउ थी गेस्ट के लिए। सब बहुत ज़्यादा खुश थे और हैप्पीली सेलिब्रेट कर रहे थे। किंग लान चिंगेजुन और क्वीन लैनी दोनों भी अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे और सामने हर कोई अपने अपने सेक्ट के रिगार्डिंग बातें कर रहा था। फिलहाल ये फूड टाइम था, इसीलिए सब अपना खाना भी इंजॉय कर रहे थे। फिलहाल ये सब डाइनिंग एरिया में थे। हर किसी को फूड सर्व किया गया था और हर कोई बहुत हैप्पीली फूड इंजॉय भी कर रहा था और एक दूसरे से बातें करने में सब मशरूफ थे। किंग लान चिंगेजुन जो सबसे फर्स्ट टेबल पर बैठे हुए थे, मतलब सबसे स्टार्टिंग में हेड की पोजीशन पे, और उनके साइड में उनकी क्वीन बैठी हुई थी और इस टेबल पर सिर्फ सेक्ट लीडर और नेक्स्ट सेक्ट लीडर्स मतलब उनके हायर्स बैठे हुए थे। वांग जी जो हर किसी की तरफ देख रहा था, वही वो सबको अपने अपने पार्टनर के साथ देखकर विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वांग जी सच में चाहता था कि विंग उसके साथ हो, पर ये फिलहाल तो हो नहीं सकता था। अभी भी उसके हाथ में वो रेड रिबन बंधा हुआ था और वो विंग को याद कर रहा था। लैन चिंगेजुन सबकी तरफ देखते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहते हैं, नेक्स्ट हमें डीमन गॉड को थैंक्स करना है, इसीलिए एक छोटा सा रिचुअल हम कंप्लीट करेंगे। ये सुनते ही सबका ध्यान चिंगेजुन की तरफ जाता है, खुद वांग जी का भी। चिंगेजुन सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आज ही के दिन हमें डीमन गॉड ने बचाया था तो उनका थैंक्स करना तो बनता है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया है सिर्फ डीमन गॉड के लिए, जिसमें हम सब डीमन गॉड को थैंक्स कहेंगे। ये सुनकर सब अग्री हो जाते हैं, साथ ही वांग जी भी। खाना होने के बाद हर कोई लान चिंगेजुन के साथ एक बड़े से हॉल में जाते हैं जहाँ डीमन गॉड का वो छोटा सा स्टैचू रखा हुआ था जिसे वांग जी ने बनाया था और जिसे वांग जी हमेशा अपने साथ रखता था। सब उसी स्टैचू के सामने डीमन गॉड को रिस्पेक्टफुली बो करके उन्हें थैंक्स कहते हैं हेल्प के लिए, और बाद में वह डीमन गॉड की वर्शिप करके सब फिर से मेन हॉल में आ चुके थे। हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठ चुका था और सामने डांस और बाकी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। ये सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा ग्रैंड पैमाने पर किया गया था, जहाँ बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड डांसर के साथ साथ म्यूजिशियन और कई तरह की आर्टिस्ट को बुलाया गया था जो अपने अपने आर्ट को परफॉर्म करके सबको एंटरटेन करने वाले थे। हर कोई उन आर्टिस्ट की आर्ट को और साथ ही मेहनत को एंजॉय कर रहा था। तब अचानक पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगता है। सारे लोग शांत हो चुके थे क्योंकि हर तरफ एक डार्कनेस फैल रही थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। सब थोड़ा डर चुके थे और
सब अपनी अपनी जगह से खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि अभी तक वहाँ बहुत सारी लाइटिंग थी, पर फिलहाल वहाँ हर तरफ एक अजीब सा माहौल बन रहा था। हर तरफ डार्कनेस फैल रही थी, पर वो डार्कनेस बहुत कम तरह से थी। मतलब अचानक ही सब डार्क नहीं हुआ था, बल्कि एक माहौल वो क्रिएट हो रहा था धीरे धीरे। सब बिल्कुल खामोश हो चुके थे और इधर उधर देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। वहाँ वांगजी भी था और उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर कोई अपनी जगह से खड़ा होकर इधर उधर ही देख रहा था। सब थोड़ा डर चुके थे, क्योंकि क्या ये किसी नए खतरे का आगाज है। पर बहुत जल्द उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाता है जब वह एक ब्यूटीफुल सी मेलोडी गूंजने लगती है। वो मेलोडी एक फ्लूट की थी और वो बहुत ज़्यादा कामिंग और मेस्मराइजिंग थी। धीरे धीरे वो पर्सन जो ये मेलोडी प्ले कर रहा था वो उस हॉल में एंटर करता है। उसके फेस पर मास्क था। सबका ध्यान उसी पर्सन की तरफ था। बहुत सारे लोग तो इस पर्सन को पहचान चुके थे, पर बहुत सारे लोग इस पर्सन को नहीं जानते थे। इस पर्सन ने टोटली ब्लैक क्लोथ पहन के रखे थे और अपने फेस को मास्क से कवर करके रखा था। उसके लिप्स पर वो फ्लूट थी जिसे वो बहुत एलिगेंटली प्ले कर रहा था। वो पर्सन जिसे देखकर बहुत सारे लोगों के फेस पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, वही बहुत सारे लोगों के फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। ऑब्वियसली जो लोग उसे जानते थे उन सब लोगों को उस पर्सन को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, पर जो उसे नहीं जानते थे वो सब कंफ्यूज थे, क्योंकि ऐसे ही किसी ग्रैंड सेलिब्रेशन में एंटर करना, वो भी किंग के सेलिब्रेशन में, ये थोड़ा मुश्किल था। पता नहीं कैसे ये पर्सन उस सेलिब्रेशन में एंटर हो चुका था। किंग और क्वीन अपने अपने थ्रोन पर फिर से बैठ चुके थे और जो लोग इस पर्सन को जानते थे वो फिर से अपनी जगह ले चुके थे। बाकी सब जब देखते हैं कि सारे सेक्ट लीडर और खुद किंग भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, तब वो भी अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये पर्सन उनके लिए हार्म होता तो किंग कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेते, पर अगर किंग ही कुछ नहीं कर रहे तो वो लोग भी शांति से अपनी जगह बैठ जाते हैं और उस मेलोडी को इंजॉय करने लगते हैं। वो पूरा पार्टी हॉल बहुत फिलहाल कामिंग फील हो रहा था। अभी तक उस पार्टी हॉल में जो थोड़ी डार्कनेस फैल रही थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी और फिर से उस हॉल का माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो चुका था। हर किसी के फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा कामिंग था, जिस वजह से हर कोई खुद को रिलैक्स फील कर सकता था। वहाँ सब आइज क्लोज करके उस मेलोडी को एंजॉय कर रहे थे, सिवाय एक पर्सन के जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और जिसकी नज़रें उसी पर्सन पे थी जो खुद फ्लूट प्ले कर रहा था, वो भी अपनी आइज क्लोज करके। वही जो शख्स खड़ा था वो बस उस पर्सन की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में फिलहाल आंसू थे। उसके हाथ जिसमें वो रेड कलर का रिबन था उस पर उसकी पकड़ टाइट हो चुकी थी। वांगजी जिसका ध्यान फिलहाल हॉल के बीचों बीच खड़े उस ब्यूटीफुल ओमेगा पर था और वो अपने आंसुओं पर इस बार कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके फेस की स्माइल तो पल पल बढ़ रही थी। वांगजी जिसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस पर्सन का वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो पर्सन आज उसकी आंखों के सामने है। वांगजी अभी भी शॉक में था, पर जब वो अपनी शॉक से बाहर आता है तब वो खुद पर होल्ड नहीं कर पाता। वो तुरंत अपनी जगह से आगे आता है और भागते हुए हॉल के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल उस पर्सन के सामने। वो पर्सन अभी भी अपनी आइज क्लोज किए उस फ्लूट को बजा रहा था। वांगजी जो इतना ज़्यादा खुश हो चुका था वो बिना सोचे समझे उस पर्सन को टाइटली हक कर लेता है। वही वो पर्सन भी इस एक्शन से फ्लिंच हो चुका था और अपनी फ्लूट प्ले करना बंद कर चुका था, अपनी आइज़ को ओपन कर चुका था और वो अपने सामने उस पर्सन को देख रहा था जिसने उसे अपने आगोश में भर के रखा है।
विंग जिसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने में, वो भी वांग जी को एक स्माइल के साथ हग बैक करता है। पर उस स्माइल को अभी तक वांग जी नहीं देख पाया था। वांग जी जो इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था कि आज वो विंग को गले लगाकर बच्चे की तरह रो रहा था। भले ही उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर उसकी सिसकियाँ हर कोई सुन सकता था। विंग के फ्लूट की आवाज़ बंद होते ही सबने अपनी आईज को ओपन कर लिया था और सब भी इस ब्यूटीफुल मूवमेंट को देख रहे थे। बाकी सब लोग तो जानते थे, वांग जी ने ऑलरेडी उन सबको बता दिया था कि वो डीमन गॉड को प्यार करता है। पर जो लोग डीमन गॉड कौन है या विंग कौन है ये नहीं जानते थे, वो सब आज वांग जी को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थे। क्योंकि वांग जी किसी को अचानक हक कर ले, जिस पर्सन को किसी का टच भी अपने ऊपर मंजूर नहीं है, वो सीधा जाकर किसी को हक करे और उसे लिपट के ऐसे बच्चों की तरह रोए, ये सबके लिए सच में बहुत शॉकिंग बात थी। वही विंग, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसे लगता था कि वांग जी ने उसे मिस किया होगा, इसलिए वो भी वांग जी को हक बैक करता है। वांग जी जो विंग को बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था और ये विंग के लिए थोड़ा अजीब था। मतलब वांग जी के दिल में विंग के लिए फीलिंग है, ये बात तो सिर्फ वांग जी और बाकी सब जानते हैं, पर विंग तो नहीं जानता ना। इसीलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ थे और सबकी नज़र उन्हीं पे थी। तो विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने विंग को इतना टाइटली पकड़ के रखा था कि विंग वांग जी को खुद के पास से दूर नहीं कर पा रहा था। वही वांग जी, उसके दिल का हाल तो क्या ही बताए। 1 साल तक पागलों की तरह उसने इस इंसान की इबादत की है, इस इंसान को अपना सब कुछ बनाकर और मानकर वो 1 साल से इसी की यादों के सहारे बस जी रहा है। और आज जब ये पर्सन उसके सामने है तो वो खुद को क्यों रोके। वांग जी जो विंग को टाइटली हग किए हुए था और विंग की उस कामिंग सेंट को बहुत डीपली इनहेल कर रहा था, यूँ कहा जाए तो वो विंग को पूरी तरीके से महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वही विंग जिसके लिए ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओमेगा है और ऐसे किसी अल्फा का सबके सामने उसे हक करना उसे फिलहाल सही नहीं लग रहा था। इसीलिए वो वांग जी पर थोड़ी स्ट्रेंथ यूज़ करता है और वांग जी को अपने आप से थोड़ा दूर करता है। उसके फेस पर अभी भी वो स्माइल थी। वांग जी विंग के थोड़ा दूरी पर खड़ा हो चुका था, वो भी समझता था, इसीलिए उसने खुद को संभाला था और वो अभी फिलहाल विंग के बिल्कुल सामने खड़ा था। विंग सॉफ्ट स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखता है और अपनी लविंग वॉइस में कहता है, हे माय फ्रेंड, कैसे हो तुम? क्या तुमने अपने दोस्त को मिस किया? वांग जी ये सुनते ही विंग की तरफ अपनी उस टीयरी आई से देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें जितना मिस किया है ना, आज तक मैंने उतना मिस किसी को नहीं किया। ये सुनते ही विंग के फेस की स्माइल और भी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी थी। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल चुके होगे, पर तुम तो मुझे अभी तक नहीं भूले। वैसे अच्छा लगा ये देखकर। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, इनफैक्ट तुमसे वादा किया था ना कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, तो आज मैं यहाँ वापस आ गया तुमसे मिलने। वांग जी नोट करते हुए कहता है, हाँ, तुमने अपना वादा पूरा किया। विंग अपने क्लोथ्स में से एक स्क्रोल वांग जी को दिखाते हुए कहता है, क्यों ना आता, आखिर मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड ने मुझे पर्सनली इनवाइट जो किया था। वांग जी उस स्क्रोल को विंग के हाथ से लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे। विंग बहुत केयरलेसली करता है, ऑफ कोर्स करूँगा, मेरे दोस्त ने फर्स्ट टाइम मुझे किसी सेलिब्रेशन में बुलाया था तो मैं तो आता ही। वांग जी ये सुनते ही खुश हो चुका था, वो विंग की तरफ ही देख रहा था। अचानक उसे कुछ याद आता है, वो विंग को वरीडली देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो?
जैसे ही ये बात विंग सुनता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था। वांग जी विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, क्या क्या तुम ठीक हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हें प्रॉब्लम हुई, वो सब। जैसे ही ये बात विंग सुनता है वो समझ चुका था वांग जी का क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, इसीलिए वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये बात यहाँ करना सही नहीं है, और हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी जो तुरंत अपने आसपास देखता है, ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारे लोग हैं और अगर वांग जी कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा या गलती से भी कुछ बोलेगा तो सबको पता चल जाएगा, इसीलिए विंग ये नहीं चाहता। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ आई एम सॉरी, चलो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, हम बाहर जाके बात करेंगे। इतना बोलकर वांग जी विंग के एक हाथ को हैप्पीली पकड़ता है और उसे बाहर ले जाने ही वाला था, तभी पीछे से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है, वांग जी हम भी यहाँ है और हमें भी इनसे बात करनी है। आफ्टर ऑल ये सेलिब्रेशन इन्हीं के तो रिस्पेक्ट में रखा गया था। ये बात जैसे ही विंग और वांग जी सुनते हैं वो दोनों भी पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ लैन चिंगेजुन उन दोनों की तरफ ही स्माइल से देख रहे थे और बाकी सब भी उन्हीं की तरफ देख रहे थे। लैन चिंगेजुन अपने थ्रोन से खड़े हो चुके थे और वो नीचे की तरफ आ रहे थे। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो थोड़ा वरीड हो चुका था और साथ ही विंग भी, क्या लैन चिंगेजुन कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे विंग की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लैन चिंगेजुन विंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और विंग की तरफ प्यार से देखते हुए कहते हैं, आप यहाँ आए ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। ये सेलिब्रेशन बस आप ही के लिए रखा गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप सबके साथ मिलकर इसे एंजॉय करें और बाद में आप और वांग जी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। विंग ये सुनता है और सब की तरफ देखता है। वांग जी आगे आता है और वो कुछ कहने ही वाला था, तभी उसे अपने हाथ पर ग्रिप फील होती है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को नोट करता है और लैन चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं भी इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करने ही आया था, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ ज़रूर रुकूंगा। और रही बात वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो मेरे पास बहुत सारा वक्त है। इस बार मैं बहुत लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ। ये सुनते ही वांग जी जो खुश हो चुका था, वही लैन चिंगेजुन भी खुश हो चुके थे और बाकी सब भी। लैन चिंगेजुन एक सर्वेंट की तरफ देखते हैं और उसे वांग जी के साइड में ही एक सीटिंग प्लेस अरेंज करने के लिए बोलते हैं। वो सर्वेंट तुरंत ही वांग जी के साइड में ही एक प्लेस अरेंज करता है और तुरंत ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे उस प्लेस की तरफ लेके जाता है। वांग जी पहले विंग को बिठाता है और खुद विंग के बिल्कुल साइड में बैठ जाता है। सेलिब्रेशन फिर से स्टार्ट हो चुका था। बहुत सारे लोग फिर से अपनी अपनी आर्ट को दिखा रहे थे। विंग और वांग जी और बाकी सब भी सब इंजॉय कर रहे थे, पर वांग जी जो ये इंजॉय कर तो रहा था पर उसका पूरा ध्यान विंग की तरफ था। विंग के फेस पे जो स्माइल थी उसे वांग जी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। विंग ने अभी तक अपने फेस मास्क को पहन के रखा था। वांग जी चाहता तो था कि विंग वो मास्क उतारे, पर फिलहाल वो विंग से ये बोल नहीं सकता था, या यूँ कहा जाए वांग जी खुद भी एक पल के बाद सोचने लगता है कि अगर विंग का ये मास्क उतर गया तो विंग का इतना ब्यूटीफुल फेस बाकी सब भी देखेंगे और सब विंग को ही यहाँ घूरने लगेंगे, जो ऑब्वियसली वांग जी नहीं चाहता। इसीलिए वो एक तरफ से खुश भी था विंग का वो ब्यूटीफुल फेस उस मास्क के पीछे ढके हुए देखकर। ऐसे ही वो सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाता है और अब बाकी सबको भी डीमन गॉड से बातें करनी थी, क्योंकि वांग जी के लिए उसका विंग आया था पर बाकी सब के लिए तो डीमन गॉड आए थे ना। इसीलिए सारी रॉयल फैमिलीज, बाकी सारे कल्टीवेटर्स और जितने भी सर्वेंट्स और बाकी मेट्स वहाँ थे उन सबको बाहर निकाल देते हैं और अभी फिलहाल वहाँ सिर्फ उतने ही लोग मौजूद थे जितने डीमन गॉड की रियल आइडेंटिटी को जानते थे। और सबका ध्यान अब डीमन गॉड की तरफ था जो वांग जी के साइड में हैप्पीली बैठे हुए थे। डीमन गॉड अपनी जगह से खड़े होते हैं और बीच में सबके सामने आ जाते हैं। लैन चिंगेजुन और लैनी अपने थ्रोन से नीचे आ चुके थे और बाकी सब भी उठकर डीमन गॉड के सामने आ चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली डीमन गॉड है तो
इनकी पोस्ट तो बाकी सबसे ऊपर ही है। लैन चिंगेजुन और बाकी सब भी डीमन गॉड को अब कहीं रिस्पेक्टफुली बो करते हैं, क्योंकि सारे लोगों के सामने तो वो डीमन गॉड को रिस्पेक्ट शो नहीं करा सकते, क्योंकि इससे सबको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन, साथ ही कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग किसी के सामने झुक रहा है, तो ज़रूर वो पर्सन इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए हर कोई उस पर्सन की आइडेंटिटी जानना चाहेगा। इसीलिए सबके सामने तो डीमन गॉड को किसी ने भी वो नहीं किया था, पर सबके जाने के बाद अब हर कोई डीमन गॉड को अपनी रिस्पेक्ट शो कराता है। डीमन गॉड जो नोट करते हैं और सबकी तरफ देखते हैं। लैन चिंगेजुन डीमन गॉड की तरफ देखते हुए कहते हैं, सच में हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। वैसे क्या अब आप ठीक हैं? डीमन गॉड एक स्माइल के साथ लैन चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। लैन चिंगेजुन तुरंत बोलते हैं, अरे नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ था और ये आप ही का सेलिब्रेशन है। देखा जाए तो आप ही की वजह से आज हम इन खुशियों को मना पा रहे हैं, क्योंकि अगर उस वक्त आप हमारी हेल्प नहीं करते तो शायद ये खुशियाँ होती ही नहीं और ना हम होते। ये सुनते ही विंग सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ उस वक्त वेन रोहान और यिन आयरन को डिस्ट्रॉय किया था, पर मानना पड़ेगा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को फिर से आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रीबिल्ड किया है। सब नोट करते हैं। लैन कुरैन डीमन गॉड के सामने आते हैं और रिस्पेक्टफुली कहते हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, अगर हमें इन्फॉर्म कर देते तो हम आपके लिए ग्रैंड प्रिपरेशन करते। ये सुनते ही विंग, या यूँ कहा जाए डीमन गॉड, लैन कुरैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी मुझे अपने दोस्त से मिलने तो आना ही था, तो जब मुझे मेरे दोस्त ने पर्सनली इनवाइट किया तो यहाँ आने का मौका मिल गया, बस इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ आप ही लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ थोड़े दिन के लिए एंजॉय करने आया हूँ, तो इसीलिए। और मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे गॉड की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह ही ट्रीट करें, क्योंकि यहाँ बाकी किसी को मेरी आइडेंटिटी पता हो ये मैं नहीं चाहता। एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए, इसीलिए बाद में मुझे फिर से जाना होगा। जैसे ही ये बात वांग जी सुनता है वो तुरंत आगे आता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, जाना होगा कि क्यों जाना है और कहाँ जाना है? तुम तो यही रहोगे ना? विंग वांग जी की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, नहीं लंजा, मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, मुझे वापस से डीमन रेलम में भी जाना होगा। मैं यहाँ बस कुछ दिनों के लिए ही आया हूँ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को देखने। वांग जी ये सुनकर टेंस हो चुका था और वो विंग के पास आते हुए विंग के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, कब जाना है तुम्हें? विंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, कुछ ही दिनों में। वांग जी विंग की दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, तब तक तो तुम यही रहोगे ना? विंग एक नज़र वांग जी और खुद के जॉइंट हाथों पर डालता है और बाद में वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ कुछ दिनों तक मैं यही हूँ। ये सुनते ही वांग जी हैप्पी हो चुका था। वही डीमन गॉड, या यूँ कहा जाए विंग, जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, पर बाकी सब लोग तो वांग जी के फीलिंग्स के बारे में जानते थे, इसीलिए वो समझते थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.